Hello everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Aman Shukla and in this session we are going to discuss about the mains PYQ of UPSC CSC 2024 of the subject Indian Society. So Indian Society के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और खास तौर पर उनका ट्रेंड क्या रहा है, ट्रेंड एनालिसिस भी करेंगे. As far as the subject is concerned, so Indian Society subject has become very important for the UPSC CSC because it is involved the social issues, economical issues and other issues also. So we are going to discuss one by one each and every question. सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आजकल जो वेटेज है इंडियन सोसाइटी का काफी ज्यादा बढ़ चुका है. उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी की तरफ. इसीलिए हमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इंडियन सोसाइटी के जीएस पेपर 1 में देखने को मिलते हैं. पिछली बार यानी 2024 में तकरीबन 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे. उन 8 क्वेश्चंस का हम यहां पर एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे और आपके सामने एक मॉडल आंसर देंगे और बताएंगे कि उसको लिखने के लिए एक अप्रोच क्या हो सकती है, एक बेटर वे क्या हो सकता है. बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है इंडियन सोसाइटी का और यह कहता है कि intercaste marriages between caste which have socio-economic parity have increased to some extent, but this is less true of inter-religious marriages. Discuss. यानी कहने का मतलब इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं, कुछ हद तक बढ़ी हैं, लेकिन इंटर रिलीजियस जो मैरिजेस हैं वो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी हैं. यानी कि हमें इंटरकास्ट मैरिजेस में एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, जबकि इंटर रिलीजियस मैरिजेस में हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है, वहां पर हमें डिक्रीमेंट देखने को मिलता है. और आगे यहां पर कह रहे हैं डिस्कस. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, देयर इज अ हिडन एलिमेंट इन दिस क्वेश्चन एंड व्हाट इज दैट हिडन एलिमेंट वी हैव टू कैच. नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. इंटरकास्ट मैरिजेस बिटवीन कास्ट विच हैव सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी. यानी कि इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ी तो हैं, लेकिन कहां बढ़ी हैं? विच हैव सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी. जहां पर सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी है केवल उन्हीं फैमिलीज में बढ़ी है. ये हिडन एलिमेंट है. हिडन एलिमेंट है कि इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ी तो हैं, लेकिन कहां पर बढ़ी हैं? जिन फैमिलीज में सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सभी को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंटरकास्ट मैरिजेस होती क्या है या फिर इंटर रिलीजियस मैरिजेस होती क्या है, इनको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको कर लेना है. उसके बाद आपको बताना है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीजेस ऑफ द इंटरकास्ट मैरिजेस एंड लेस ग्रोथ इन द इंटर रिलीजियस मैरिजेस. आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपको रीजन बताना है कि इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ी क्यों है, इनके बढ़ने के पीछे का रीजन क्या है. हो सकता है अर्बनाइजेशन हो, एजुकेशन हो या इकोनॉमिक मोबिलिटी हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. आपको अपने हिसाब से इसे सॉल्व करना है. नाउ दूसरा यहां पर कह रहे हैं विच हैव सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी. हर जगह नहीं बढ़ी है, केवल उन्हीं फैमिलीज में जहां पर इकोनॉमिक बैलेंसेस देखने को मिलते हैं वहीं पर बढ़ी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शेड्यूल कास्ट का है और कोई अनरिजर्व कैटेगरी का है, लेकिन वे दोनों अगर लबासना में साथ साथ ट्रेनिंग लेते हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, तो डेफिनेटली दे गेट मैरिड. एंड होता क्या है कि उनके बीच में फैमिलीज में उनके कोई भी ऑब्स्टेकल या कोई भी हर्डल्स नहीं क्रिएट होती है, बहुत आसानी से वो शादियां हो जाती हैं. तो वहां पर इंटरकास्ट मैरिजेस देखने को मिली हैं जहां पर सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी है. दूसरा यहां पर कह रहे हैं कि इंटर रिलीजियस मैरिजेस जो है ये डिक्रीज हुई हैं. तो यहां पर 3 एस्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, 3 एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं. पहला एस्पेक्ट है क्वेश्चन का कि भाई इंटरकास्ट मैरिजेस ये इंक्रीज हुई हैं. बिल्कुल सही बात है. इज इट ओके सर? सेकंड एस्पेक्ट, कहां पर इंक्रीज हुई हैं? विच हैव द सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी. विच हैव द सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी. सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी. फर्स्ट एस्पेक्ट एंड सेकंड एस्पेक्ट, where it is increased, where the socio-economic parity can be seen. Now, the third aspect that is very important, the less growth in the interfaith or the inter-religious marriages. यानी कि हमें inter-religious marriages जो हैं, inter-religious marriages में हमें क्या देखने को मिलती है? less growth देखने को मिलती है. आपको करना क्या है? सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देकर के
इन तीनों के आपको रीजन बता देने हैं बस. दैट इज द मेन फोकस ऑफ योर आंसर. ठीक है, मैं आपको 7 मिनट्स दूंगा. आई विल गिव यू 7 मिनट एंड विद इन दिस टाइम, दिस इज द लिमिटेड टाइम बिकॉज दिस इज 10 मार्क का क्वेश्चन. ठीक है, 150 वर्ड में आपको लिखना है, तो आपके लिए 7 मिनट इंपॉर्टेंट है. मैं आपको 7 मिनट दूंगा एंड आफ्टर 7 मिनट्स आई विल टेल यू कि what should be the suitable answer, suitable points जिससे आपको हेल्प मिल सके और आप एक अच्छा आंसर लिख सको. मैं एक मॉडल आंसर तैयार करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप इस 7 मिनट के अंदर लिखिए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
वेलकम बैक गाइज। सो आई होप यू हैव डन वेरी वेल। आप सभी ने कर लिया है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई विल टेल यू कि क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। आई होप सभी ने कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। जब भी हम कुछ चीज लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन में ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट विद द डेफिनेशन। स्टार्ट विद द definition. What is the intercaste marriages and interreligious marriages? As we know that very well, intercaste marriages between two different castes हमें ये पता है, and interreligious marriages between intercaste marriages between two different caste. Okay. Sorry, number 2, inter-religious marriages between two religion or different faiths. Okay, so you have to give, very first you have to give the definition of the intercaste and interreligious marriages. Now when it comes to the suitability, when it comes to the validity, so you have to mention the data also. Okay, because data makes your content very very concrete and definite. Now so you can add the data, you can add the data also. Which kind of data? You can include the data of national council for applied economic research NCAER. You can include this data कि नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च कहता है कि इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो बढ़ी हैं, लेकिन कितना बढ़ी हैं? 5% बढ़ी हैं। इज इट ट्रू? क्यों? क्योंकि डिफरेंट डेटा यहां पर आपको डिफरेंट चीजें बताएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर एनएफएचएस कहता है कि 12.6% बढ़ी है। यहां पर एनएफएचएस कहता है, नेशनल फैमिली हाउसहोल्ड सर्वे कहता है कि 12.6% ग्रोथ हुई है, और जबकि एनसीएईआर कहता है कि 5% ग्रोथ हुई है। अदर सर्वेज कहते हैं कि 6% बढ़ा है, 7% बढ़ा है, लेकिन अल्टीमेटली वी कैन सी इंटरकास्ट मैरिजेस हैज इंक्रीज्ड, कहीं ना कहीं बढ़े हैं वो। तो दीज आर द डेटा दैट यू कैन इंक्लूड इन योर इंट्रोडक्टरी पार्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ व्हेन इट कम्स टू द बॉडी पार्ट, जब बॉडी पार्ट आए तो बॉडी में सबसे पहले रीजन फॉर इंक्रीजिंग इंटरकास्ट मैरिजेस। बॉडी पार्ट में आपको रीजन फॉर इंक्रीजिंग इंटरकास्ट मैरिजेस, आपको ये एक हेडिंग बनानी है। एंड अगर आप चाहो तो यू कैन यूज फ्लो चार्ट और द डायग्राम। इंक्रीजिंग इंटरकास्ट मैरिजेस आप ऐसे भी बना करके, आप फ्लो चार्ट बना करके भी आप दिखा सकते हो। देन यू कैन एक्सप्लेन दोज पॉइंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट हियर इट इज सुटेबल फॉर यू कि आप सबसे पहले इसे समझ लें कि क्या लिख सकते हैं आप इसमें। तो बॉडी पार्ट में रीजन फॉर इंक्रीजिंग द इंटरकास्ट मैरिजेस, अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसके? नंबर 1, इकोनॉमिक मोबिलिटी एंड एजुकेशन। Number 1, economic mobility and education. This is the first reason. Why? See, rising the level of education leads to the matrimonial choices. यानी कि जब एजुकेट होते हैं, एजुकेट होने के बाद उनके पास चांसेस होते हैं टू चूज देयर मेट्स। So this is the one of the reason behind it. So you can add the example also. ठीक है। Number 2, यहां पर urbanization and modernization also play the crucial role to increase the intercaste marriages. So you can add the urbanization and
modernization. You can include the urbanization and modernization. How? See, there are a lot of matrimonial platforms and dating apps that actually give rise to the intercaste marriages. Okay, there are a lot of matrimonial platforms and dating apps. ये बहुत सारे ऐसे आजकल डेटिंग एप्स चल गए हैं, शादी.com एंड ऑल दीज थिंग्स, है ना, अंतरविवाह.com करके बहुत सारे ऐसे चले हुए हैं जिन पर जाकर के लोग अपने अपने मेट्स को चुनते हैं अपने अकॉर्डिंग. ओके, अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है तो फिर वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें चलती रहती है. डेटिंग एप्स में तो बहुत सारी चीजें आप यू कैन इंक्लूड कि उसमें पता भी नहीं होता कि किस कास्ट के हैं किसके नहीं है. ठीक है, डेटिंग स्टार्ट हो जाती है और डेटिंग लीड्स टू दी मैरिज. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ थर्ड पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट एक्चुअली it is not important for the increment of the intercaste marriages. ये सभी के लिए जरूरी है और हर जगह पर देखा जा रहा है. दैट इज द एम्प्लॉयमेंट भी एक रीजन है इंटरकास्ट मैरिज का. सर एम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है रीजन? बिल्कुल, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट होगा और खास करके स्पेशली इन विमेन तो होगा क्या कि इट लीड्स टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ये क्या देगा? एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा. अब जहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है वहां पर आता है डोमिनेंस, वहां पर आता है सोवरेनिटी, वहां पर आती है फ्रीडम. और फ्रीडम हमेशा चूज की ओर लेकर के जाती है, चॉइसेस की ओर लेकर के जाती है. दिस इज द रीजन बिहाइंड द इंक्रीमेंट ऑफ द इंटरकास्ट मैरिजेस ऑल्सो. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. नाउ देयर आर ऑल्सो मेनी गवर्नमेंट schemes and incentives. That means कि there are central government and state governments, they provide the incentives to the people who do this intercaste marriages. Like in Maharashtra and Tamil Nadu, government provide nearly 5 lakh rupees to the family who have done this. That means what? कि government also supports the intercaste marriage. So that is why intercaste marriage will increase also. So this is the reason behind it. So government incentives and schemes also led to the situation. Now, number 5, Special Marriage Act. Special Marriage Act 1954. Special Marriage Act क्या कहता है? What it says? It says कि it provides the facility if you are, if you wish to do this kind of things. अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हो तो ये कुछ आपके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसके अलावा रोल ऑफ, यहां पर नंबर 6 यू कैन इंक्लूड हियर. नंबर 6 रोल ऑफ मीडिया एंड सिनेमा. जो मूवीज होती हैं या जो वेब सीरीज होती हैं वो हमेशा इसी चीज को दिखाती हैं. हमारे बॉलीवुड में हो, टॉलीवुड में हो या कहीं पर भी हो, मूवीज और जो सिनेमा है वो यही दिखाते हैं, वेब सीरीज यही दिखाती हैं कि कैसे दो डिफरेंट कास्ट की फैमिलीज ने शादी कर ली. हालांकि थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई, भैया सिचुएशन हमें ऐसी देखने को मिली, लेकिन लास्ट में अल्टीमेटली दे गॉट मैरिड. तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके मन में ये एक धारणा, एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि अगर हम इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तो सोसाइटी, हमारा समाज इसे बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा. देयर शुड नॉट बी द बैरियर. तो इसके पीछे सिनेमा. अच्छा, मीडिया क्या रोल प्ले करता है? मीडिया दिखाता है कि हाँ भाई इस फैमिली ने इंटरकास्ट मैरिज करी, इन्होंने दहेज में कुछ नहीं लिया, इन्होंने डाउरी सिस्टम को हटा दिया, मतलब कुछ भी नहीं एक्सेप्ट किया. तो लोगों के दिमाग में आता है हाँ यार चलो कम से कम डाउरी सिस्टम तो हट जाएगा इंटरकास्ट मैरिज करने से. आई होप गेटिंग माई पॉइंट. तो मीडिया और सिनेमा का बहुत बड़ा रोल है. इसके अलावा यू कैन फाइंड सम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑल्सो. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और वर्डिक्ट, जिसमें सफीन जहां केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सपोर्ट किया था, इंटरकास्ट मैरिजेस को भी सपोर्ट किया था, इंटर रिलीजियस मैरिजेस को सपोर्ट किया था. तो कहीं ना कहीं यू कैन फाइंड दिस. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू कैन इंक्लूड इन योर बॉडी पार्ट व्हेन इट कम्स टू द रीजन फॉर इंक्रीजिंग द इंटरकास्ट मैरिजेस. ओके, सो यू कैन इंक्लूड दिस पॉइंट. नाउ तो आप देख सकते हैं, इसे आप चाहे तो लिख सकते हैं इन पॉइंट्स को. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है सॉरी, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, now reason for less growth in inter religious marriages. ओके, सेकेंड पॉइंट में, बॉडी में ही सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हो
लेस ग्रोथ इन इंटर रिलीजियस मैरिजेस। ये आपकी हेडिंग होगी कि क्या कारण है। चलो हमने देखा कि इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ रही हैं, अर्बनाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, इकोनॉमिक मोबिलिटी है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, रोल ऑफ सिनेमा है, मीडिया है, ये सारी चीजें हमने देखा, ये तो है इंक्रीज के लिए। लेकिन इंटर रिलीजियस मैरिजेस डिक्रीज क्यों हो रही हैं? क्या कुछ ना कुछ तो यहां पे रीजन होगा ना डिक्रीज होने के पीछे। और सबसे पहला और सबसे सुटेबल जो रीजन होता है, दैट इज दी नंबर 1, दैट इज दी ऑर्थोडॉक्सी एंड कल्चरल डिफरेंसेस। पॉइंट नंबर 1, हमारे समाज के लोग ऑर्थोडॉक्सी हो चुके हैं, ट्रेडिशनल हो चुके हैं, रूढ़िवादी हो चुके हैं। यानी कि उन्होंने अपने रिलीजन को, अपने धर्म को पकड़ कर रखा हुआ है कि अगर लड़की जाकर के बोल दे घर में कि भाई पापा मैं शादी करना चाहती हूं, लड़का कौन सा है? लड़का इस रिलीजन का है। अच्छा, अपने धर्म का नहीं है लड़का, तब तुम बिल्कुल शादी नहीं कर सकती हो, बिल्कुल नहीं। और बेटा अगर शादी किया तो फिर हमसे बुरा कोई होगा नहीं, या तो तुम इस फैमिली में रहोगी या मैं इस फैमिली में रहूंगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड व्हाट दिस लेट, दिस लीड्स टू दी ऑनर किलिंग, दिस लीड्स टू दी ऑनर किलिंग, honor killing. So honor killing should be the second reason also. I hope you are getting my point. So first one is the orthodoxy and cultural differences, and second is the honor killing. And one more thing that we have to include, and that is the social boycott and ostracization. What is this? See, this means एक्सक्लूड फ्रॉम दी सोसाइटी, एक्साइल फ्रॉम दी सोसाइटी, समाज से बाहर कर दो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में शादी करके आता है तो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, खास तौर पर उन ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में होता क्या है कि उस व्यक्ति को समाज से बाहर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग डरते हैं, अपना घर परिवार छोड़ने से डरते हैं। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी कैन सी। गेटिंग माय पॉइंट ना? सो दिस पॉइंट ऑल्सो is very important to understand why less growth in the interreligious marriages. I hope you are getting my point. Now, this is the first, second and third. Fourth is the social patent. अब ये कोई सोशियोलॉजिकल टर्म नहीं है, इसको मैंने अपना नाम दिया है सोशल पेटेंट। मतलब होता क्या है कि भैया मुझे सिर्फ इसी कम्युनिटी के लोग रखेंगे, इसी धर्म के लोग रखेंगे। घोड़ी बारात आएगी तो घोड़ी पर सिर्फ इसी धर्म के लोग चढ़ेंगे, दूसरा कोई चढ़ नहीं सकता है। तीसरा, मंत्र पढ़ने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मणों को है, पंडितों को है, हिंदू धर्म के लोगों को है, बाकी किसी को नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कुरान पढ़ने का अधिकार केवल और केवल मुस्लिम कम्युनिटी को है, किसी और को नहीं है। तो ये सोशल पेटेंट है, कुछ लोगों ने अपना पेटेंट बना रखा है कि ये हमारे ही नाम पर है, अगर कोई कॉपीराइट किया तो ये सही बात नहीं है। तो सोशल पेटेंट ऑल्सो लीड्स टू द लेस ग्रोथ इन इंटररिलीजियस मैरिजेस। I hope you are getting my point. Okay, now there are many legal barriers also. बहुत सारे legal barriers भी हैं you can add, जिसमें एंटी कन्वर्जन लॉज आप ऐड कर सकते हो। एंटी कन्वर्जन लॉज है, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे रिलीजन के हो और शादी करके रिलीजन में, अगर आप दूसरे रिलीजन में चेंज होना चाहते हो तो यू हैव टू फेस मेनी हर्डल्स, मेनी ऑब्स्टिकल्स ऑफ द सोसाइटी। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में कहां से निकल करके चीजें आएंगी? तो कहीं ना कहीं तो डाउनफॉल होगा ना। गेटिंग माय पॉइंट? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज द मेनी डिफरेंट पर्सनल लॉज ऑल्सो, डिफरेंट पर्सनल लॉज, लाइक वी कैन सी द हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। तो डिफरेंट लॉज अलग अलग अपने अपने कानून की बात करते हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए एक बैरियर तैयार करते हैं सो दैट दे कैन नॉट इन्वॉल्व। और बहुत सारे ये जो लीगल बैरियर्स है ना, ये लीगल बैरियर्स कहीं ना कहीं हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट ना? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे यहां पर, हमारी सोसाइटी में मैरिजेस बहुत ही ज्यादा इंटररिलीजियस मैरिजेस बहुत कम देखने को मिलती हैं। जबकि इसके पहले वाले में, अनलाइक दिस इंटररिलीजियस मैरिजेस, हमने क्या देखा, इंटरकास्ट मैरिजेस में कुछ ऐसे सोशल फिनोमेना हुए हैं, कुछ ऐसे ग्लोबल फिनोमेना हुए हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ी हैं और इंटररिलीजियस मैरिजेस घटी हैं। गेटिंग माय पॉइंट ना? नाउ
sorry, come to the conclusion part. This is the conclusion. आप इसमें कैसा कर सकते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड. ओके, नाउ बहुत प्यारा सा कंक्लूजन बना सकते हैं कि when the intercaste marriages is increasing, that means we are living in the era of caste harmony and caste equality. आप ऐसा दे करके कोई भी कंक्लूजन बना सकते हैं कि we are living in the era of caste harmony and caste equality. If intercaste marriages are increasing, that means we are living in the era of caste harmony and caste equality. इसके अलावा थोड़ा बहुत देकर के आप conclude कर सकते हो. So this is the question number 1. What you have to write down in the introduction, in the body part, and in the conclusion. Now, next, come to the second question. This is very, very important. Second question. Now, second question says that कि भाई distinguish between gender equality, gender equity, and women's empowerment. Why is it important to take gender into account in the program design and implementation? See, ये question ना कई सारे एस्पेक्ट, कई सारे स्टेप तैयार करता है. So very first we have to understand this question, then I will give you the time and within that time you have to solve it. Now ये सवाल बड़ा अच्छा है. सबसे पहले here this word distinguish, और जब भी distinguish लिखा हो ना तो you have to make the differences. You have to make differences. Always remember, जब भी distinguish लिखा हो you have to make differences. तो distinguish between what? Gender equality, gender equity and the women's empowerment. इन तीनों के बीच में आपको सबसे पहले तो अंतर बताना है. सबसे पहला स्टेप. सेकंड स्टेप क्या कह रहा है? दो क्वेश्चन इसमें तैयार हो रहे हैं. Why is it important to take gender into account in program design and implementation? क्यों जरूरी है जब भी कोई प्रोग्राम डिजाइनिंग के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए या गवर्नमेंट के किसी ऐसे पर्टिकुलर डिसीजंस के लिए जेंडर को ध्यान में रखना क्यों जरूरी है? क्या उससे इनइक्वालिटी तैयार होगी? ऑफ कोर्स. तो इन सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देना है. किसका? जेंडर इक्विटी का, जेंडर इक्वालिटी का और वुमेन एम्पावरमेंट का. देन उसके बाद हाँ याद रखना, जब आप इनको डिफाइन करने लगो तो डेफिनेशन को एग्जांपल के साथ लिखना है आपको कि व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी. अब हमें पता है जेंडर इक्वालिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी. इक्वालिटी और इक्विटी के बीच में क्या डिफरेंस है? सिंपल. इक्वालिटी मींस कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट एंड इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज द इक्वालिटी. लेकिन अगर हम बात करें इक्विटी की तो इक्विटी थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें क्रिएट करता है फ्रॉम द इक्वालिटी. इक्विटी मींस फेयर ट्रीटमेंट इन अकॉर्डेंस विद circumstances. Getting my point now? तो यहां पर इक्वालिटी और इक्विटी में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है. फॉर एग्जांपल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, दिस इज द इक्वालिटी. लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इक्विटी, सो दैट इज व्हाट कि भाई वुमेन को अगर वो पर्टिकुलर वर्क प्लेस पर है तो वर्किंग वुमेन को मैटरनिटी लीव मिल सकती है ना. गेटिंग माय पॉइंट नाउ? वुमेन्स एम्पावरमेंट, वुमेन को सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एम्पावर कैसे किया जाए, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, दैट इज द women's empowerment. Now when it comes to the second part, why it is important to take gender into account, that means ki what is the importance of this gender taken into consideration while program design and the implementation. क्या क्यों जरूरी है? क्या उससे इक्वालिटी क्रिएट होगी? क्या अगर महिलाओं को, वुमेन को अगर पॉलिटिक्स में या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए तो कुछ इससे फायदा होगा? वुमेन को इकोनॉमिकली कैसे मजबूत बनाया जाए, इसको आप लिख सकते हो. याद रखना, इसको लिखते समय आपको कुछ एग्जांपल्स भी लिखने हैं कि व्हाट द इनिशिएटिव दैट गवर्नमेंट हैज टेकन फॉर दिस टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी एंड द टू इंक्रीज द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन. नाउ सो यू हैव टू राइट डाउन. अभी मैं आपको 7 मिनट्स दूंगा, तो इन 7 मिनट में आपको इस आंसर को लिखना है. आई विल गिव यू 7 मिनट्स. आफ्टर 7 मिनट्स अगेन like before, I will explain this question. Okay, thank you. Your time starts now.
सो आई होप यू हैव अटेम्प्टेड वेरी वेल, आपने बहुत अच्छे से किया होगा इसे। चलिए, सो लेट स्टार्ट नाउ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं। कह रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, तो सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान में रखना है, क्या? एनी ऑफ द इंडिसेस और द इंडाइसेस डेटा। सो यू कैन स्टार्ट विद द डेटा, यू कैन स्टार्ट विद द इंडाइसेस, एनी ऑफ द इंडाइसेस। सबसे पहले हम यहां पर लेंगे, अगर आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो यहां पर इंट्रो में ही, सबसे पहले आप मेंशन कर सकते हो इंट्रोडक्शन में आप मेंशन कर सकते हो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को, या फिर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। आप इन दोनों को चाहो तो आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद यू हैव टू डिफाइन हाउ मैनी जेंडर। याद रखना, आप तो गवर्नमेंट 3 जेंडर मानती है, कौन कौन से? मेल, फीमेल एंड अदर्स। मेल, फीमेल एंड अदर्स। गेटिंग माय पॉइंट? अदर्स में ट्रांसजेंडर आ जाते हैं, अब इनको भी माना जाने लगा है जेंडर। ठीक है, तो आपको जेंडर को डिफाइन कर देना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में ही आपको लिखना है व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी, व्हाट इज जेंडर इक्विटी एंड व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट। डेफिनेशन नहीं देना है, बस एक एक लाइन में आपको इंट्रोडक्शन में इनको लिख देना है, क्या? कि व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी, व्हाट इज जेंडर इक्विटी एंड व्हाट इज वुमेन empowerment. What is equality, what is equity and what is women empowerment. Now next point that is very very important, आपको यहां पर समझना है कि ये क्वेश्चन ना पूरी तरीके से एक स्टेप की तरह है। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से स्टेप की तरह है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1, it talks about the equality with example. Step number 2, it talks about the equity with example. Step number 3, it also talks about the women's empowerment with example. I hope you are getting my point. यानी कि जब हम बॉडी पार्ट में आते हैं, when it comes to the matter of body part, तो बॉडी पार्ट में, मिडिल पार्ट में हमेशा हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। व्हाट इज इक्वालिटी, एग्जाम्पल, इक्विटी, एग्जाम्पल, विमेन एम्पावरमेंट, एग्जाम्पल। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बॉडी पार्ट में नाउ दिस इज द बॉडी पार्ट। बॉडी में सबसे पहले आपको डिस्टिंग्विश करना है कि डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी एंड विमेन एम्पावरमेंट। क्या है इक्वालिटी, क्या है इक्विटी, क्या है एम्पावरमेंट। और इसको करने के लिए अगर आप कॉलम्स का या फ्लो चार्ट का यूज करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। कैसे? मैंने बताया अभी रिसेंटली कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक स्टेप बाय स्टेप है, तो हमें क्यों ना स्टेप की तरह सॉल्व करना चाहिए इसे। राइट नाउ आप चाहें तो यहां पर 3 कॉलम बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहां पर कॉलम बना सकते हैं, ठीक है, और इस कॉलम में लिख सकते हैं टर्म्स, देन डेफिनेशन, देन एग्जाम्पल। क्योंकि डिफरेंसेस पूछा है, डिस्टिंग्विश करना है आपको, तो कॉलम वुड बी द बेटर ऑप्शन फॉर यू। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ यहां पर एक साइड में आप लिखिए इक्वालिटी, एक साइड में आप लिखिए इक्वालिटी। इक्वालिटी की डेफिनेशन, दैट मींस इक्वल राइट्स, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। राइट, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इक्वल राइट टू वोट, मतलब राइट टू वोट फॉर एवरीवन। गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, दिस इज द इक्वालिटी। गेटिंग माय पॉइंट? तो एग्जांपल आप यहां पर ला सकते हो। व्हेन इट कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द इक्विटी। सो व्हाट इज इक्विटी? फेयर ट्रीटमेंट। इक्विटी इज द फेयर ट्रीटमेंट विद एवरीवन। लाइक अगर आपको कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस में
वेमेन को अगर हमें कुछ लीव वगैरह देनी है, लाइक कोई भी मैटरनिटी लीव देनी हो, या कोई ऐसी स्पेशल सिचुएशन आ जाए जहां पर हमें वेमेन को रिजर्वेशन देना हो, तो वहां पर उनको बराबर पर लाने के लिए हमें कहीं ना कहीं ये चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखिए ये दो कॉलम है, ठीक है, एक में है मेन और एक में है वुमेन, ठीक है। अगर इसमें से कुछ निकाल करके हम वुमेन वाले में डाल दें तो होगा क्या, वुमेन भी तो बराबरी पे आ सकती है ना। दिस इज द फेयर ट्रीटमेंट विद वुमेन, गेटिंग माय पॉइंट ना। तो दिस इज द इक्विटी। एंड व्हेन इट कम्स टू द एम्पावरमेंट, so what is empowerment? make women socially, politically and economically empowered. To make women socially, politically and economically empowered. अब ये कैसे आएगा? जब हम उनको बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, जब उनके लिए हम बेटर प्लेस, बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए बेटर स्कीम्स और बेटर एजेंडाज लेकर के आएंगे, बेटर गोल्स तैयार करेंगे, तब ये चीजें अचीव की जा सकती हैं। लेकिन यहां पर आप चाहो, वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन इतना करने के बाद, बॉडी पार्ट में इतना करने के बाद, डिफरेंसेस क्रिएट करने के बाद, अगर आप चाहो तो यहां पर एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। हालांकि पूछा नहीं है, बट इफ यू वांट तो यू कैन। व्हाट इज दैट फ्लो चार्ट? आप यहां पर एक बनाओ, हाउ टू अचीव दैट गोल। विच गोल? आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन्स को एम्पावर करने की बात। ये पूछा नहीं है, बट अगर आप करोगे ना तो आपका आंसर थोड़ा सा एम्बलिश हो जाएगा, थोड़ा सा और भी ज्यादा फैसिनेटिंग, मेस्मराइजिंग हो जाएगा। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन। सो हाउ टू अचीव दैट गोल? नंबर 1, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, ओके। नंबर 2, through role model, and number 3, through government actions. So there are many parts, there are many terms through which you can achieve these goals. ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी मदद लेकर के, जिनकी सहायता से आप वुमेन एम्पावरमेंट के गोल को आप यहां पर मजबूत कर सकते हो। आप चाहो तो इसे मेंशन कर सकते हो, हालांकि ये पूछा आपके आंसर में, आपके क्वेश्चन में नहीं गया है, राइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी पार्ट में ही जो आपका सेकेंड पार्ट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक जेंडर इनटू अकाउंट व्हाइल प्रोग्राम डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। ओके, नाउ importance of gender in program design and implementation. Importance of gender in program design and implementation. So you can write down the addressing number 1 point number 1 आप यहां पे एक हेडिंग के रूप में लिख सकते हो। You can write with the addressing structural inequalities. Addressing structural inequalities. Okay, that means कि there are some program and schemes that given access to the women to dismantle the inequalities, like बेटी बचाओ and बेटी पढ़ाओ, like बेटी बचाओ and बेटी पढ़ाओ. Okay, some programs that dismantles the inequality, that reduce the gap of the man between the male and the female. Now second is the gender sensitive program. Sorry, second is the gender sensitive
प्रोग्राम। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, सेंसिटाइज करना है लोगों को टुवर्ड्स दिस प्रोग्राम। इसके लिए क्या करना होगा, इफ women are involved in the economic activities, the wealth condition of the family will improve। अगर women involved होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो क्या होगा, फैमिली की जो वेल्थ कंडीशन होगी, इकोनॉमिक कंडीशन होगी, वो इंप्रूव होगी, वो अच्छी होगी। और इसे यू कैन मेंशन दिस, यस यू कैन राइट डाउन दिस विद एग्जांपल। आई टोल्ड यू ना, एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल गिविंग दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें आपको वैलिडिटी तैयार करनी है, एंड फॉर दिस वैलिडिटी यू हैव टू राइट डाउन द एग्जांपल्स आल्सो। सो विच एग्जांपल्स, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना टू एम्पावर दी विमेन फार्मर्स, गेटिंग माई पॉइंट ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज दी reducing poverty and inequality. Next point you can write number 1, number 2 and number 3. Third point. Point number 3. Number 3 point. Reducing poverty and inequality. Always remember, equality reduce the poverty. इक्वालिटी रिड्यूस दी वेल्थ कंडीशन। जहां पर फेयर ट्रीटमेंट होता है, इक्वल ट्रीटमेंट होता है बिटवीन मेल एंड द फीमेल, उन फैमिलीज को आप देखिए, वो उस फैमिली का हर पर्सन, हर इंडिविजुअल कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, दैट मीन्स दे डोंट हैव टू फेस द डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यानी उन फैमिलीज को ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा इकोनॉमी जनरेट करने के लिए, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज ट्रेन्ड। इफ मेल कैन अर्निंग, फीमेल कैन ऑल्सो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ सो इसके लिए भी प्रोग्राम आया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल आप डाल सकते हो यहां पे। एग्जाम्पल, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अच्छा, पहली बार इस प्रोग्राम को 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 2011 में। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन टू रिड्यूस द पॉवर्टी। पूरी फैमिलीज से पॉवर्टी को हटाने के लिए, पॉवर्टी को दूर करने के लिए मिशन चलाया गया था, और बड़े लेवल पर इसको फॉलो किया जा रहा है। तो दीज आर द सम थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू कंसीडर। यू कैन राइट डाउन, क्योंकि यहां पे जगह बची नहीं है तो हम ऊपर आगे लिख सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग लिख लीजिए। चलिए, यहां पे इसको लिख लिया होगा। ठीक है, इसी में हम आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि इसी में हमें कंक्लूजन भी लिखना होगा। तो यहां पर अगला है नेक्स्ट, enhancing leadership and participation। बिल्कुल। it was point number 4, I think. Yes, point number 4, enhancing leadership and participation। women का जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जहां पर वुमेन लॉ बना सकती हैं और लॉ को एग्जीक्यूट कर सकती है। When it comes to the law making process, the 33% of the reservation seats are reserved for the women in the parliament. And one more example, very very important, 50% reservation for women in the Bihar Panchayati Raj institution, and it improved the situation of women in those areas, because women are involved in the decision making process. So you can write down the example, 33% reservation in parliament, and 50% reservation for women
इन बिहार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. एंड नेक्स्ट इज द नेक्स्ट पॉइंट कैन बी द पॉइंट नंबर 5, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस. अगर इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो प्रॉब्लम क्या होगी पता है? डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाएगा, मेल और फीमेल के बीच में गैप बढ़ जाएगा. सॉरी. लेकिन अगर इक्वालिटी बढ़ेगी तो इक्वालिटी लीड्स टू द लोअर डाउन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस. और इस डोमेस्टिक वायलेंस को कम करने के लिए, इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक एक्ट आया दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ women from domestic violence act 2005. तो these are the things जितना हमने पढ़ा अभी तक, ये 5 पॉइंट हैं जो ये बताते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंस जेंडर while the program design and implementation in the policy making, क्यों जरूरी है जेंडर को ध्यान में रखना. So these are the things that you need to consider. Then conclude with the beautiful quotes given by the Dr. Bhimrao Ambedkar. अब भीमराव अंबेडकर ने एक कोटेशन दिया बहुत अच्छे से. क्या? If you want to see whether a society is developed or not, conclusion में लिखना है. You can conclude with this. Guys, please remember, you can conclude with this very important, very beautiful and fascinating line, attractive line. If you want to see whether a society is developed or not, see the condition of women in that particular society. अगर आप ये देखना चाहते हो कि सोसाइटी डेवलप करी है कि नहीं, तो see the condition of women in that society. So you can conclude with this. Getting my point ना? So these are the things जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं. तो स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को लिखना है, इंट्रोडक्शन में, बॉडी पार्ट में, कंक्लूजन में. मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के 2 क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट.